बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब सिर्फ 1400 रुपए में 30 दिनों तक लखनऊ मेट्रो में करें असीमित यात्रा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मंगलवार को लखनऊ मेट्रो के सुपर सेवर कार्ड का शुभारंभ किया। बैंगनी रंग के इस नए सुपर सेवर कार्ड में सिर्फ 1400 रुपए में 30 दिनों में लखनऊ मेट्रो में यात्री असीमित यात्रा की जा सकती है। मुख्य सचिव ने कहा कि यात्री सुविधा की दृष्टि से लखनऊ मेट्रो का ये एक और अच्छा कदम है। सुपर सेवर कार्ड से लोगों का मेट्रो में सफर अब और भी किफायती होगा। उन्होंने कहा कि आज देश के साथ पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण एवं यातायात की समस्या से जूझ रही है, जिससे परिवहन की लागत पर भी असर पड़ सकता है। आलिया स्तर की मान्यता प्राप्त मदरसों को अब नहीं मिलेगा अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार अब वर्ष 2003 तक की आलिया स्तर की स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान नहीं देगी। मंगलवार को इस बारे में अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय की ओर से आए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में कहा गया कि वर्ष 2003 तक के मदरसों को स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों की अनुदान सूची पर लिए जाने की नीति को समाप्त कर दिया गया। इसी क्रम में न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मऊ के रहीमाबाद स्थित मदरसा इस्लामिया सफीनतुल हिदाया को अनुदान सूची पर लिए जाने का भी निर्णय लिया गया है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी। टोकन सिस्टम से कृषि यंत्रों पर मिलेगी 50% तक सब्सिडी। किसानों को खेती के लिए कई प्रकार के कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। आधुनिक कृषि यंत्रों से खेती का काम आसान हो जाता है, लेकिन महंगे होने के कारण हर व्यक्ति इस यंत्र को खरीद पाने में सक्षम नहीं होता। ऐसे किसानों की मदद के लिए सरकार की ओर से उन्हें सब्सिडी का लाभ दिया जाता है, ताकि लघु और सीमांत किसान भी आसानी से इन कृषि यंत्रों को खरीद सकें। इसी क्रम में यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किसानों की सहायता के लिए यूपी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। यूपी ने केंद्र सरकार से चावल के साथ गेहूं भी मांगा। चिट्ठी भेजकर बताया ये कारण। केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उत्तर प्रदेश में मई से सितंबर तक के लिए बांटे जाने वाले खाद्यान्न में गेहूं का आवंटन रोक दिया है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र से प्रदेश के 7 मंडलों में PMGKY के तहत अनाज वितरण की पुरानी व्यवस्था को जारी रखने का अनुरोध किया। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 6 मंडल आगरा, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद व बरेली और बुंदेलखंड का झांसी मंडल शामिल है। इस वर्ष गेहूं की सरकारी खरीद में आई जबरदस्त गिरावट को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को PMGKY के तहत मई से सितंबर तक मुफ्त बांटे जाने वाले अनाज के आवंटन को पुनरीक्षित किया था। अभी प्रैक्टिकल वालों के लिए एक और चरण। यूपी बोर्ड के नतीजों में हो सकती है देरी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में छूटे हुए प्रैक्टिकल के लिए अब तीसरा चरण जारी किया जा रहा है। 20 मई तक उन छात्रों के प्रैक्टिकल कराए जाएंगे जिनके प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गए हैं। इस तरह रिजल्ट जारी होने में कुछ देरी हो सकती है। उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे जून में ही जारी किए जा सकते हैं। 20 मई को जब प्रैक्टिकल एग्जाम खत्म होंगे तब सभी के मूल्यांकन कर मार्क्स अपलोड होंगे और रिजल्ट तैयार होगा। इसके बाद ही नतीजे जारी होंगे। इस काम में 10 दिन तक लग सकते हैं, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि नतीजे जून के पहले या दूसरे सप्ताह में घोषित किए जा सकते हैं। 20 मई तक सभी छूटे परीक्षार्थी परीक्षा दे दें। इसके बाद ऐसे छूटे परीक्षार्थियों को प्रयोगात्मक परीक्षा में शामिल होने का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आज से शुरू होंगी। लखनऊ विश्वविद्यालय स्नातक और परास्नातक के विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं और परिणाम जारी किए जा रहे हैं। स्नातक विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के बाद अब आज 18 मई से स्नातक पुराने पाठ्यक्रम की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। BA, BSc, BCom पुराने पाठ्यक्रम की परीक्षाएं 18 मई से जुलाई तक होंगी। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी ने बताया कि वार्षिक परीक्षाओं की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रवेश पत्र अपलोड है। इन परीक्षाओं के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय को केंद्र बनाया गया है। यूपी और उत्तराखंड में RRB NTPC के अगले चरण की परीक्षा 12 जून से। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी भर्ती के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का दूसरा चरण रविवार 12 जून से शुरू होगा। RRB प्रयागराज ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी। इसमें NTPC लेवल 2, 3 और 5 के अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा प्रयागराज के साथ कानपुर, झांसी, ग्वालियर, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, देहरादून, रुड़की समेत 9 शहरों में होगी। 1 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। लेवल 2 में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट आदि के 658, लेवल 3 में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क आदि के 269 और लेवल 5 में गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम क्लर्क आदि के कुल 2587 पद हैं। रेडीमेड गारमेंट के हब बनेंगे यूपी के शहर। तैयार हुआ योगी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट।
अगले 5 सालों में उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाने की दिशा में गंभीर प्रयास कर रही योगी सरकार ने कभी पूरब का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर, ताज नगरी आगरा, नोएडा, गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट उद्योग को प्रोत्साहन देने की एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। अपर मुख्य सचिव निर्यात प्रोत्साहन, खाद्य और ग्रामोद्योग नवनीत सहगल ने मंगलवार को बताया कि राज्य में बनने वाले हथकरघा और रेडीमेड वस्त्र देश के कोने कोने में लोकप्रिय रहे हैं। योगी सरकार ने इस गौरवशाली परंपरा को और समृद्ध करते हुए प्रदेश के कई जिलों में रेडीमेड गारमेंट उद्योग को बढ़ावा देने की योजना बनाई, जिसके तहत न सिर्फ नई इकाइयां लगेंगी बल्कि इन इकाइयों में निर्मित उत्पादों का निर्यात भी किया जाएगा। गोरखपुर में क्राइम कंट्रोल का नया प्लान, 8 की बजाय जिले में होंगे 9 सर्कल। गोरखपुर जिले की पुलिसिंग में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। पूरे जिले को अब 9 सर्कल में बांटा जा रहा है। अभी तक ये व्यवस्था 8 ही सर्कल में थी। एसएसपी ने गीडा इलाके को एक अलग सर्कल बनाने का प्रस्ताव भेजा। जल्दी इस पर नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद है। अभी तक गीडा थाना कैंपियरगंज सर्कल का हिस्सा था, जबकि गीडा के विस्तार को देखते हुए ये फैसला लिया गया। दरअसल पहले तहसील के हिसाब से जिले में सर्कल तय किए गए थे, जितनी तहसील उतने सर्कल, जिससे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों का तालमेल आपस में ठीक रहे। गीता प्रेस का शताब्दी वर्ष समारोह 4 जून से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शुभारंभ करेंगे। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों होगा। राष्ट्रपति 4 जून को शाम 5 बजे इसका विधिवत शुभारंभ करेंगे। सभी आयोजन गीता प्रेस परिसर में होंगे। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन से गीता प्रेस को औपचारिक पत्र मिल गया है। गीता प्रेस प्रबंधन के मुताबिक राष्ट्रपति 2 पुस्तकों का विमोचन करेंगे। 300 रंगीन चित्रों के साथ आर्ट पेपर पर प्रकाशित श्री रामचरितमानस और गीता प्रेस के संस्थापक जय दयाल गोयदंका द्वारा लिखित गीता तत्व विवेचनी के परिवर्धित संस्करण का विमोचन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 150 मीटर चौड़ी होगी मोहान आउटर रिंग। आगरा एक्सप्रेस वे से भी जुड़ेगा ये मार्ग। आउटर रिंग से जुड़ने वाली एलटीए की मोहान रोड योजना की सड़क अब 150 मीटर चौड़ी होगी। पहले इसे 45 मीटर चौड़ा बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन भविष्य में यातायात के दबाव को देखते हुए अब इसे 3 गुना से अधिक चौड़ा किया जाएगा। निजी कंपनी ने इसका प्रस्ताव तैयार किया है। एलटीए की मोहान रोड योजना 670 एकड़ में विकसित होनी जा रही है। एलटीए ने इसके विकास की जिम्मेदारी ओमैक्स बिल्डर को दी है। प्राधिकरण ने पहले इस योजना के मुख्य मार्ग को 45 मीटर चौड़ा बनाने का प्रस्ताव बनाया था। इस मार्ग को सीधे नए बन रहे आउटर रिंग रोड से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, बच्चों का कोरोना टीकाकरण अभियान तेज करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों को 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए चल रहे कोविड रोधी टीकाकरण अभियान को तेज करने का निर्देश दिया और कहा कि बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना होगा। मंगलवार को यहां जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार मंगलवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी पात्र बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 12 से 14 साल तक के आयु वर्ग में बड़ी संख्या में बच्चे अभी टीका नहीं ले सके हैं, इसलिए इस अभियान को तेज करने की जरूरत है। योगी के मंत्रियों को पीएम मोदी का मंत्र, 2024 का दिया टारगेट, बुलडोजर पर भी बोले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने का मंत्र योगी सरकार के मंत्रियों को दिया है। कहा कि अब आराम का वक्त नहीं, जनता का दिल जीतना है, जनसेवा को ध्येय बना लें, भाजपा के संकल्प पत्र के वादों को पूरा करें और उनके प्रति जवाबदेह बने, घर परिवार के लोगों का साथ न रखें और भ्रष्टाचार पर हर हाल में लगाम लगाएं। प्रधानमंत्री सोमवार शाम को मुख्यमंत्री आवास आए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संग मंत्रियों से रूबरू हुए, उनके कामकाज को समझा। उन्होंने सुशासन का मंत्र देते हुए मुख्यमंत्री की तारीफ की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अपराधियों के खिलाफ यूपी सरकार के बुलडोजर अभियान की भी तारीफ की और कानून व्यवस्था में सुधार के लिए उन्हें बधाई दी। यूपी में राशन कार्ड वालों को सता रहा ये डर, जिले में अब तक 1000 ने किया सरेंडर। राशन कार्ड बनवाकर गरीबों का हक लेने वाले अपात्र कार्रवाई के खौफ से कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। हालांकि अभी इनकी संख्या बड़ी बताई जा रही है। सत्यापन में सच सामने आएगा। पिछले दिनों जब प्रदेश के सभी जिलों में कोटा पूरा होने के बाद भी आवेदन आए तो ये पाया गया कि तमाम ऐसे लोगों ने कार्ड बनवा लिए जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। पहले सभी अपात्रों से स्वेच्छा से कार्ड सरेंडर करने की बात कही गई। ऐसा माना जा रहा है कि अगर लोग सरेंडर नहीं करेंगे तो आगे कार्रवाई होगी, इसलिए लोग कार्ड सरेंडर कर रहे हैं। प्रयागराज में 1000 लोगों ने सामान्य कार्ड सरेंडर किए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि की कैसी होगी सुरक्षा, फुल प्रूफ प्लान तैयार। राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा के साथ भावी निर्माण की रूपरेखा तय की गई है। इसके अंतर्गत जहां यात्री सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया तो दूसरी ओर सुरक्षा मानकों के लिहाज से भी आवश्यक निर्माण पर भी मंथन किया गया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी मानते हैं कि सुरक्षा के दृष्टिगत राम जन्मभूमि हमेशा से संवेदनशील रही है। अब जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है तो इसकी सुरक्षा का मसला पहले के मुकाबले ज्यादा गंभीर है। मालूम हो कि विराजमान रामलला के मंदिर निर्माण के बाद पूरे परिक्षेत्र की दशा दिशा बदल जाएगी और नया वातावरण सृजित होगा। अब दिल्ली की जामा मस्जिद पर उठा सवाल, सांसद साक्षी महाराज ने कहा विष्णु का था मंदिर। भाजपा के फाट ब्रांड नेता सांसद साक्षी महाराज ने कहा है कि दिल्ली में जिस जगह जामा मस्जिद बनाई गई वो मंदिर था,
उन्होंने कहा कि यमुना नदी के किनारे विष्णु भगवान का मंदिर था। उनका कहना है कि वो इस बात को वर्ष 2009 से कह रहे हैं, जब वो मथुरा के विधायक थे। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि देश के सभी जाति धर्म के लोगों को देश के संविधान और न्यायपालिका पर भरोसा रखना चाहिए। महाराज ने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर की असलियत सामने आ चुकी है। उसके अनुसार विशेष धर्म संप्रदाय के आक्रांताओं में स्वरूप बदलकर मस्जिद बना दी थी। मथुरा की शाही ईदगाह को सील करने की याचिका पर सुनवाई पूरी, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। इस बीच मथुरा की जिला अदालत में मथुरा की शाही ईदगाह की सील करने की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर दी। बता दें कि मथुरा की अदालत में एडवोकेट MP सिंह ने याचिका दायर कर शाही ईदगाह में आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की थी। उन्होंने इसके लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति की भी मांग की थी। याचिका में उन्होंने आशंका जताई कि लोगों की आवाजाही न रोकी गई तो हिंदू धर्म स्थलों के प्रतीकों से छेड़छाड़ हो सकती है। बीएड का बड़ा क्रेज, बंद होने लगे DLED कॉलेज। शिक्षक भर्ती में बीएड मान्य होने से घटी DLED की पूछ। परिषदीय प्राथमिक स्कूल्स में बीएड मान्य होने के बाद से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का क्रेज घटता जा रहा है। स्थिति यह है कि अब प्राइवेट DLED कॉलेजेस पर ताले पड़ने लगे हैं। ऐसे समय में जबकि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय DLED 2022 सत्र के प्रवेश की तैयारी में जुटा है, पश्चिमी यूपी के साथ निजी DLED कॉलेजेस ने एडमिशन लेने से मना कर दिया है। इन कॉलेजेस को पिछले साल एक भी छात्र नहीं मिला था। कभी नौकरी की गारंटी रहे DLED के 2021 सत्र में प्रदेश के 106 प्राइवेट कॉलेजेस को एक भी छात्र नहीं मिला। सैकड़ों कॉलेज ऐसे थे जिन्हें बमुश्किल 1 दर्जन छात्र मिले थे। IFFCO ने जारी किए DAP NPK खाद के नए भाव। भारतीय कंपनी इफको ने खरीफ सीजन 2022 के लिए खाद और उर्वरकों की कीमत जारी कर दी है। किसानों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये कीमत खाद की बोरियों पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। किसान इन कीमतों पर इस साल अलग अलग खाद खरीद पाएंगे। रूस और यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण खाद उर्वरक के निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसके कारण कई देशों में खाद उर्वरक के दाम आसमान छू रहे हैं। शिवपाल यादव ने बताया अखिलेश को कौन सी गलतियां पड़ी भारी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने कहा कि वो अपने संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं और आजम खान के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे शिवपाल यादव ने आजम खान की तारीफ करते हुए कहा कि उनके बाहर आने के बाद बातचीत की जाएगी। उन्होंने अखिलेश यादव की वो गलतियां गिनाई जिनकी वजह से पार्टी विधानसभा चुनाव में सत्ता से दूर रह गई। इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में शिवपाल यादव से पूछा गया कि एक बड़े गठबंधन के बावजूद सपा सत्ता से दूर क्यों रही। इस पर प्रसपा नेता ने कहा कि जनता बदलाव चाहती थी, लेकिन टिकट बांटने, प्रत्याशियों के चयन और सलाह लेने में गलतियां की गई। ज्ञानवापी सर्वे प्रकरण, सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की साजिश। भारत में मुसलमानों के प्रमुख संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में कथित रूप से शिवलिंग मिलने के बाद अदालत के आदेश पर मस्जिद का वजू खाना बंद कराए जाने को नाइंसाफी करार देते हुए कहा कि यह पूरा घटनाक्रम सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज्यादा और कुछ भी नहीं। बोर्ड के महासचिव खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने सोमवार देर रात जारी एक बयान में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने की एक साजिश से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये संवैधानिक अधिकारों और कानून के खिलाफ है। ज्ञानवापी प्रकरण पर शिया पर्सनल लॉ बोर्ड मुखर, मौलाना बोले इबादत गाहों पर सियासत अच्छे मुल्क की निशानी नहीं। ज्ञानवापी मामले में शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि इबादत गाहों पर सियासत अच्छे मुल्क की निशानी नहीं। हमारे मुल्क में शिक्षा, विकास, गरीबी, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही, बस मंदिर मस्जिद पर सियासत हो रही है। धर्म और सियासत को अलग रखना चाहिए। हिंदुस्तान में आपसी भाईचारा बनाए रखें। वहीं डॉक्टर कल्बे सादिक के बेटे और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना डॉक्टर कल्बे सिबतैन नूरी ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने के लिए फिर से धार्मिक स्थलों को मुद्दा बनाकर ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। यूपी में अब बड़े बदलाव की ओर बढ़ेगी कांग्रेस, प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा जल्द। उदयपुर में हुए चिंतन शिविर के बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस में बड़े सांगठनिक बदलाव देखने को मिलेंगे। जल्द ही कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होने के आसार हैं। प्रदेश अध्यक्ष के अलावा 4 या 5 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ ही जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनमें कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष के साथ कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। इसी आधार पर यह कयास लगाया जा रहा है कि पार्टी इस प्रयोग को उत्तर प्रदेश में भी दोहराएगी। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में कार्यकारी अध्यक्षों की संख्या 4 से 5 तक हो सकती है। पीएम मोदी ने की 6G की घोषणा, जल्द शुरू होगी भारत में 5G सर्विस, जाने कब शुरू होगी सुविधा।
मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के रजत जयंती समारोह को डिजिटल माध्यम से संबोधित करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने 6G सर्विस को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि इस दशक के अंत तक भारत में 6G सर्विस शुरू हो सकती है। इसकी तो सरकार तैयारियां शुरू कर चुकी है। काफी लंबे समय से भारत में 5G का इंतजार किया जा रहा है। कई लोग इसी इंतजार में 5G स्मार्टफोन भी ले चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ महीनों में भारत में 5G सर्विस शुरू हो सकती है। इसकी तैयारी अब भी जारी है। इलाहाबाद फैजाबाद के बाद अब लखनऊ का बदलेगा नाम। सीएम योगी के ट्वीट से मिले संकेत। यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदलने की अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में सीएम योगी के एक ट्वीट से लखनऊ का नाम बदले जाने की अटकलें लगने लगी हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने ये ट्वीट अमौसी एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए खींची गई फोटो को चेक करते हुए किया। इस ट्वीट के बाद ये सवाल उठने लगा है कि लखनऊ का नाम लक्ष्मण जी के नाम पर किया जा सकता है। ये अटकलें इसलिए भी लगाई जा रही हैं क्योंकि इससे पहले लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी, लक्ष्मणपुरी और लखनपुर करने की मांग उठाई जा चुकी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।